हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा बेहतरीन चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 इंडिया इंटरनल चैलेंजेस। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का ये जो चैप्टर है ना, यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें इंडिया के अंदर के बारे में, यानी कि इंटरनली क्या क्या चीजें हुआ था इंडिपेंडेंस होने के बाद, इंडिपेंडेंस के वक्त, ये सभी चीज हमने पढ़ा था। और आपको याद दिला दो, जो इसका पहले का लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 1, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लो जाके, क्योंकि उसमें हमने कुछ ऐसी चीजें बताई जो आपको शायद ही पता होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पंजाब में क्या हो गया था, सिख लोग ने कैसे यहां पे कर दिया था, एंड जो खालिस्तानी मूवमेंट का जो डिमांड करे थे लोग, किस प्रकार हुआ था, गोल्डन टेंपल को किस प्रकार कब्जा कर लिया गया था, उसको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ठीक है। उसके बाद ब्लैक ऑपरेशन, ठीक है ना, ये सभी चीज, ब्लैक थंडर ऑपरेशन, ये सभी चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपके साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ सब्जेक्ट 100% महाराष्ट्र बोर्ड का जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है वो हमने पहले से ही बना के रख दिए हैं, अपलोड करके रख दिए हैं। इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे साइंस और मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स की। कहां पे? प्लेलिस्ट के अंदर। हमारा जो सेक्शन है चैनल के अंदर जाओगे तो प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट के अंदर आप लाइन से स्क्रॉल करते जाना, आपको हर चीज वहां पे पहले से ही प्रेजेंट रहेगा, दिख जाएगा। आप बस देखो, जाके स्क्रॉल करो, ढूंढो, आपका जो भी चैप्टर है उसको पढ़ाई करो और शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो इनडायरेक्टली, तो आप हमारे जो 2 चैनल और है, जिसका नाम है JR टॉक्स, जो हमारा सेकंड चैनल है, जिसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस डालते हैं, तो वो देख लेना। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक हमने नया चैनल शुरुआत किया है, व्लॉगिंग चैनल। अब हम लोग को, आप लोग का भी जो डिमांड रहा था कि सर व्लॉग चैनल बनाओ, तो एक व्लॉगिंग चैनल का हमने डिमांड किया है, जिसका नाम है JR व्लॉग्स। अभी शुरुआत किया है, तो प्लीज उसको भी देख लेना और सपोर्ट करना, क्योंकि वहां पे सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बस इतना ही था इंट्रोडक्शन। तो चलिए इस पे आते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज है वो है इश्यूज कंसर्निंग इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्योंकि जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स थे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे थे, ठीक है। तो वो जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट थे उसमें जो प्रॉब्लम हो रहे थे, तो उसको किस प्रकार टैकल किया गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट हमारा जो पार्ट है, ठीक है, वो पहले जब इंडिपेंडेंस हुआ तो वो टाइम पे इतना अच्छा नहीं था, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हमारे गवर्नमेंट के साथ हो रही थी। तो क्या हो रहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें तो टोटल 8 स्टेट्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि आसाम है, अरुणाचल प्रदेश आ गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम और त्रिपुरा। ये टोटल 8 स्टेट आते हैं किसमें? नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब जहां पे बंगाल है ना हमारा, ठीक है ना, उसके आसपास का जो पार्ट है, उसके ऊपर का जो पार्ट है, ये मैं इतने स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो आज ये भले ही हमारे पूरे इंडिया का पार्ट है, ये हमारे इंडिया के स्टेट्स में गिनती करते हैं, लेकिन एक टाइम था वहां के जो लोग होते थे वो अपोज करते थे एंड वो बोलते थे कि हमें आपके गवर्नमेंट में नहीं आना है, हमें अपना स्टेट अलग चाहिए। नागालैंड बोलता था मेरे को अपना अलग स्टेट चाहिए, मिजोरम बोलता था मेरे को अपना अलग राज्य चाहिए, कोई तो बोलता था मेरे को अपना अलग से कंट्री चाहिए, मैं इंडिया में नहीं आऊंगा, मेरा अलग अलग कंट्री होना चाहिए। तो इस प्रकार से वहां के जो लोग थे वो इस हिसाब से आंदोलन करते थे एंड रिबेल करते थे, यानी कि बागी बन जाते थे, रिबेलियन बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, अगेंस्ट में जाना। तो ये सभी चीज होता था। तो किस प्रकार हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अपने में लेके आए, इंडिया का पार्ट बनाया, स्टेट बनाया, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही में ऐसे बहुत सारी चीजें होने लगी। तो वो टाइम पे जो स्टेट्स होते थे वो अपने अपने हिसाब से रहते थे, यानी कि नहीं मेरे यहाँ पे ये लैंग्वेज चलता है, मेरा कल्चर ऐसा है, मेरा ट्रेडिशन ऐसा है, तो मैं अपना अलग रहूंगा, मैं इंडिया में नहीं घुसूंगा। तो इस हिसाब से भेदभाव पहले होता था एंड ये सब चीजें देखी गई थी। लेकिन वो टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने सामने से लीड किया एंड उन्होंने सोचा कि हम शुरुआत रखेंगे, हम न्यू रखेंगे और ये जो स्टेट्स हैं इनको भी हमारे इंडिया में मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थे तो हमारे इंडिया के ही पार्ट ना। लेकिन जब गवर्नमेंट बनी, इंडियन गवर्नमेंट बनी, तो ये जिम्मेदारी आ गई थी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एंड बहुत सारे ऐसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, खासकर मैं बात करूंगा हमारे लौह पुरुष, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन ये चैप्टर में उनके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन फिर कभी और मैं उनके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाने का सोचूंगा, JR टॉक्स पे डाल दूंगा बना के। लेकिन मुझे बहुत दिल से इच्छा है उनके ऊपर वीडियो बनाने की। उन्होंने जो काम किया हमारे देश के लिए ना, यूनिटी बनाए रखना, इसके लिए बोलते हैं ना, यूनिटी के पीछे, हमारे देश में जो यूनिटी है उनके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ है, ठीक है ना। तो ये चीज के ऊपर मैं शायद अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में चैप्टर वाइज जो चैप्टर आपको पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से वो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी ये चीज, जवाहरलाल नेहरू जो टाइम पे, वो टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सब चीज किया। तो 1954 में नीफा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। 1954 में नीफा
NEFA, ठीक है। क्या होता है नीफा? देखो मैं बहुत ज्यादा चीजें लिखा नहीं पाऊंगा, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ाते हैं, आप लोग अपना बुक सामने रखा करो, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज वहां से मिलती रहेगी, क्योंकि हर चीज हम लिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हर एक चीज में बारीकी से एक एक वर्ड आपको पढ़ाता हूं, एक एक चीजें समझाता हूं, ये आपको शायद ही कोई समझा पाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, ठीक है। तो लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप अपने बुक से भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आप नोट्स बना के भी लिख सकते हो। तो 1954 में जो नीफा था, जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, एक एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई थी। उसमें कॉम्प्रोमाइज किया गया था क्या क्या, जो टेरिटरीज जो होते हैं, माफ करना, जो इलाके होते हैं आसपास के, तो उसको यहां पे कॉम्प्रोमाइज किया गया था सीनो इंडियन बॉर्डर के तौर पे, ठीक है ना। और ट्राइबल एरियाज जो था वो आसाम के नॉर्थ के साइड में उसको यहां पे लागू किया गया था। तो नेहरू जो थे वो टाइम पे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस चीज का पोजीशन रखा था और अलग अलग जो ट्राइबल इलाके थे उसको डेवलप करने के बारे में सोचा था, और उनके कल्चर्स को प्रिजर्व करने के बारे में और हमारे इंडिया में शामिल करने के लिए इस प्रकार सोचा था। तो बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस यानी प्रावधान जो है वो बनाए गए, बहुत सारे प्रोविजंस तैयार किए गए, ठीक है ना, ये एरिया में अलग अलग रूल के हिसाब से। और 1965 में अगर मैं बात करूं, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये एरिया को एडमिनिस्टर करने की, यानी कि देख रेख करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सौंप दिया गया। आपको पता है बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक मिनिस्ट्री होती है हमारे इंडिया में, मिनिस्टर्स लोग का पैनल होता है, उसको सौंप दिया गया था इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट तैयार किया गया था 1971 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या मैं बोल रहा हूं? नॉर्थ ईस्ट कंट्री के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? 1974 में जो है इसको, सॉरी 1971 है, माफ करना, 1971 में जो है इसको तैयार किया गया था। एंड ये एक्ट नियम कानून बना गया था, जिसमें क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एडमिसिबल, यानी कि एक तरीके से उनकी जो राय है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाने लगी थी। एंड अलग अलग कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, सोशल स्पीयर्स के हिसाब से, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड कंट्रोल, ये सब चीज की जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट निभाएगी, ऐसा यहां पर होने लगा। लेकिन जो स्टेट्स थे, यानी वो टाइम पे तो स्टेट्स नहीं थे, लेकिन ये जो मैं बात किया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, इनका जो तरीका था या फिर इनका जो डिमांड था वो कुछ अलग ही था। यानी कि वो हमारे इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी गवर्नमेंट तो चाहती थी कि हम आपको पूरा फैसिलिटीज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सब चीज सप्लाई करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है ना, हमारी तरफ से होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्टेट्स थे, इनका जो डिमांड था वो काफी अलग अलग था। तो वही चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेट है मिजोरम, तो मिजोरम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मिजोरम का क्या यहां पे था और किस हिसाब से वो हमारे इंडिया में शामिल हो पाया। तो मिजोरम में क्या होता है नॉर्मली कि जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो ट्राइब्स था वो टाइम में, क्योंकि ये जो ट्राइबल इलाके थे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सब जितने भी ये नॉर्थ ईस्ट इलाके थे वो कहीं ना कहीं एक ट्राइबल इलाका माना जाता है, ठीक है ना। तो इंडिया का इसके लिए, मतलब ये जो ट्राइबल इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है, एंशियंट हिस्ट्री है, बहुत बड़ा हिस्ट्री भी है नॉर्मल तौर पर बात किया जाए तो। जब इंडिया आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो थी वो अलग अलग मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पे सौंप दी गई थी, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट जो थे, मिजो मेजोरिटी एरिया जो थे, लुशाई हिल्स जो इलाका था, लुशाई हिल्स, तो लुशाई हिल्स में नॉर्मली अलग अलग मेजोरिटी एरियाज थे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सौंप दिया गया था। और जो स्टेट्स थे ना, उनको रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है तैयार किया गया था और उसको एक अपॉइंटमेंट किया गया था 1954 में। और वहां पे जो पीपल का जो एक्सपेक्टेशन था वो बहुत ज्यादा हो गया था, यानी कि उन्होंने सोचा कि यार ये जो गवर्नमेंट आने की कोशिश कर रही है तो हम क्यों ना बहुत सारी चीजें इनसे डिमांड कर रहे। और उनका जो एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट से, जो इंडिया की सरकार थी, उनका जो एक्सपेक्टेशन था, ये जो मिजोरम के जो लोग थे, ये काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तो मिजोरम के जो लीडर्स थे, मिजो लीडर्स जिनको बोलते हैं, तो मिजो लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग ऑन द ऑटोनॉमस मिजो प्रोविंस, यानी कि अलग से हमको एक दर्जा मिलना चाहिए मिजो प्रोविंस नाम का, ठीक है ना। यानी कि मिजो प्रोविंस, अलग से प्रोविंस हमारा होना चाहिए, अलग से प्रोविंस होना चाहिए। तो मिजो प्रोविंस करके अलग से उनका डिमांड आने लगा, जो कि 1959 में क्या हुआ कि जो टेरिटरी था, एक इलाका था मिजोरम का, वहां पे तो उन्होंने बहुत ज्यादा सूखा देखने मिला, यानी कि वो इलाके में क्या हो गया, ड्रॉट आ गया। ड्रॉट आपको पता ही है क्या होता है, सूखा पड़ जाना, यानी बारिश नहीं होता है तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो उन दौरान क्या हुआ यहां पे कि जो मिजो लीडर थे, ठीक है ना, फमाइन आ गया था, ड्रॉट आ गया था, मतलब सूखा, अकाल बोलते हैं ना, खाने पीने की सब कमी हो जाना, क्योंकि सूखा पड़ जाएगा, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, लोग अनाज उगा नहीं पाएंगे। तो क्या आ गया था, ड्रॉट आ गया था, फमाइन भी आ गया था, यानी कि अकाल हो गया था पूरा, ना पानी ना खाना, ऐसा हाल हो गया था। तो वो टाइम पे जो मिजो लीडर थे, यानी कि मिजोरम का जो लीडर था एक, उसका नाम था वो दोस्तों, वो टाइम पे जो उनका नाम था वो था दोस्तों लाल डेंगा, ठीक है ना, लाल डेंगा नाम था उनका, ठीक है, लाल डेंगा, ओके,
बहुत अलग नाम है, मैंने भी पहली बार सुना, क्योंकि इनके बारे में हिस्ट्री ज्यादा मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मुझे पता चल रही है वो आपको भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो लाल डेंगा जो था वो टाइम पे मिजोरम का एक बहुत ही फेमस लीडर था। तो उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि जब वहां पे ड्रॉट पड़ा, सूखा पड़ा, फमाइन पड़ा, अकाल हो गया, लोग को खाना पीना नहीं नसीब हो रहा था, तो वो टाइम पे खाना पीना जब नहीं मिल रहा था, तो ये जो लीडर था इन्होंने अपने से खुद से क्या किया, लोगों का पेट भरा, यानी कि उन्होंने पूरा का पूरा कॉमन पीपल को खिलाया पिलाया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सर्व किया। और 1961 में लाल डेंगा ने एस्टैब्लिश किया एक मिजो नेशनल फ्रंट, एमएनएफ, ठीक है। यह सब चीज होने के बाद 1961 में 1961 में लाल डेंगा ने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। क्या अलग ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया? जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट, एमएनएफ, एनएमएफ करके, एमएनएफ करके एक उन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन यहां पे तैयार किया। और उन्होंने डिमांड किया ग्रेटर मिजोरम का, यानी कि बोला कि मुझे, हमें क्या चाहिए, अलग से मिजोरम चाहिए, अलग से मिजोरम चाहिए, यानी कि हम आपके इंडिया में शामिल नहीं होंगे, हमको अलग से ग्रेटर मिजोरम चाहिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे मुझे इस चीज को चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, यानी कि हमें त्रिपुरा, मणिपुर और ये अलग, इनसे अलग अलग होना है मेरे को, और यहां पे अलग से मुझे ग्रेटर मिजोरम नाम का एक अलग से इंडिपेंडेंट नेशन जो है तैयार करना है, ऐसा उनका यहां पे डिमांड आ गया। तो मार्च में 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने अनाउंस किया इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिजोरम, यानी कि एक आंदोलन एक तरीके से अनाउंस किया। कब ये अनाउंस किया, ये सब डेट्स में जो लिखा रहा हूं ये आप लोगों को याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइम पे क्या हो गया, 1966 में, जैसे मैंने बोला कि एमएनएफ जो थे, उनके जो लीडर्स, लाल डेंगा जो थे लीडर उनके, तो एमएनएफ की तरफ से एक डिमांड आ गया, एक इमरजेंस आ गया, यानी कि अब हमें आंदोलन करना पड़ेगा कि हमें अलग से देश चाहिए। उस हिसाब से ये सब चीजें होने लगा, इंडिपेंडेंट मिजोरम, यानी हमें मिजोरम हमारा स्वतंत्र चाहिए। जैसे कश्मीर के ऊपर लोग नारे लगाते थे ना, कश्मीर आजाद करो, अलग करो, होता था ना, आपने सुना होगा कश्मीर का मुद्दा। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा बहुत कम फेमस हुआ था, इसके लिए बहुत कम लोग को पता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शायद आज भी हम कहीं ना कहीं हिस्ट्री में, हमारे इंडिया की हिस्ट्री में लैकिंग है, यानी कि पीछे है, कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं है। हमें ब्रिटिश के बारे में पूछो तो हम बता देंगे, क्योंकि हमें ज्यादातर वही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये सब चीज के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है हमारे सिलेबस के अंदर। तो ये इसीलिए मैं ज्यादा डीप में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो लाल डेंगा जो एमएनएफ का जो लीडर था, तो एमएनएफ की तरफ से क्या कर दिया गया था, एक आंदोलन छेड़ दी गई थी कि हमें मिजोरम जो है इंडिपेंडेंट चाहिए, यानी कि अलग से चाहिए, अलग नेशन चाहिए। तो वो टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, वो टाइम पे कौन आ गई थी प्राइम मिनिस्टर, 1966 के दौरान वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आ गई थी। और वो टाइम पे उन्होंने ये सिचुएशन को बहुत ही आराम से हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर थी, पावर था उनके हाथ में, मिलिट्री पावर, बाकी देश का पूरा पावर। तो उन्होंने ये कंडीशन को बहुत ही अच्छे से फर्मली दबा दिया, और जो रिबेलियंस थे, यानी कि जो रिबेल्स थे, रिबेल्स मतलब बागी लोग जो थे, जो खिलाफ थे, आंदोलन जो कर रहे थे, उनको दबा दिया मतलब उनको यहां पे बातचीत करके मसला जो है वो सुलझा दिया यहां पे। और लगभग ये जो सिचुएशन था धीरे धीरे काम डाउन हो गया, यानी कि कूल डाउन हो गया 1972 में। 1972 तक यहां पे इंदिरा गांधी की हेल्प से ये जो सिचुएशन, जो आंदोलन, नारेबाजी, जो रिबेलियन एक्टिविटीज जो हो रही थी कि मिजोरम को अलग से करना है, ग्रेटर मिजोरम, अलग से नेशन चाहिए, ये चीजें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। और बाद में जो मिजो मेजोरिटी एरिया था उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, यानी कि जो मिजो मेजोरिटी, यानी कि जो मिजोरम के जो लोग थे, जहां पे माइनॉरिटी ज्यादा थी मिजो पीपल की, तो इसको अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आपको पता है यूनियन टेरिटरी मतलब क्या होता है? आज के डेट में हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी था उसका एक दर्जा, स्टेट की बात नहीं कर रहा, अब ये स्टेट नहीं बना, मिजोरम आज के डेट में स्टेट है, लेकिन वो टाइम पे अभी क्या बना, यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये सब चीज देखते हुए, इनका डिमांड को देखते हुए कि हम आपको अलग से नेशन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आपको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे देंगे, यानी कि आप इंडिया का ही पार्ट रहोगे, लेकिन अपना खुद का गवर्नमेंट चला सकते हो, यानी यूनियन टेरिटरी। यही होता है ना यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, यानी खुद का गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से सेंट्रल के कंट्रोल के अंदर आना, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी का एक डिमांड दे दिया गया। तो फिर 1985 में क्या हुआ, 1985 में आए राजीव गांधी, वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने जो मिजो नेशनल जो लोग थे वहां पे, मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है ना, एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट के जो लोग थे वहां पे, उन्होंने उसके साथ क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया। यानी 1985 में राजीव गांधी और ये जो मिजो नेशनल फ्रंट थे, इनके लोगों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया। यानी कि एक एग्रीमेंट में ये किया कि आपको हम फुल स्टेटस दे देंगे, फुल इज्जत दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन आपको एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कि मिजोरम को फाइनली क्या बना दिया गया, एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया, यानी कि एक राज्य बना दिया। जैसे आज के डेट में हमारा महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पटना है, माफ करना बिहार है, और मध्य प्रदेश है, ये जो है वो स्टेट है, राज्य है अलग अलग। वैसे ही यहां पे मिजोरम को भी एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया, और उसका जो लीडर, यानी कि जो लाल डेंगा था, इसको बना दिया सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मेन तो वही था ना,
रिबेल्स उसी की वजह से हो रहा था, आंदोलनकारी उसी की वजह से सब आगे आ रहे थे कि हमें मिजोरम अलग चाहिए, अलग चाहिए। तो ये सब चीज सॉल्व करके राजीव गांधी ने लाल डेंगा को चीफ मिनिस्टर बना दिया और मिजोरम को एक अलग से स्टेट डिक्लेयर कर दिया। और ये सभी चीज हुआ था कहां पे, मिजोरम के अंदर। क्लियर है? पता था क्या आपको? नहीं पता था, हमें भी बहुत सारी चीजें नई नई पता चली, कुछ चीजें मुझे पता थी लेकिन कुछ चीजें नई नई पता चली। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, हर चीज हमें बारीकी से, एक एक चीज बारीकी से आपको बता रहा हूं। ओके, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, अब मिजोरम हो गया, ये एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट बन गया। अब किसकी बारी आ गई? अब आ गई नागालैंड की बारी। तो नागालैंड में भी बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, तो नागालैंड का क्या सीन है वो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। ओके, रफ कर लेता हूं इसको, फिर हम लोग नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे। मिजोरम हो गया, अब नागालैंड के बारे में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज बारीकी से मैं बता रहा हूं। क्लियर है? ओके, तो ध्यान से बस आप देखते रहो। ठीक है, 2-3 और टॉपिक पढ़ाने हैं। नागालैंड के बाद आसाम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर ये आज का लेक्चर खत्म करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इससे आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री पता चल रहा है अपना। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट है हमारा नागालैंड। ओके, तो नागालैंड का क्या हिस्ट्री है देखते हैं हम लोग। तो नागालैंड की अगर हम बात करेंगे तो नागा जो ट्राइब था, वहां पे भी ट्राइबल लोग थे। तो नागा जो ट्राइब था वहां पे नॉर्थ इंडिया में, ये बहुत ही ज्यादा फेमस था अपने मार्शल ट्राइब के लिए। किसके लिए? मार्शल जो ट्राइब था, नागा ट्राइब, मार्शल ट्राइब के लिए बहुत ज्यादा वेल नोन था, बहुत ज्यादा फेमस था वो टाइम पे। ओके, और यहां पे जो नागा ट्राइब थे वो कहां पे बसे हुए थे? ईस्टर्न हिमालय, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ से जो हिमालय आ रहा है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट तक जो हिमालय का जो रेंज है वहां तक, फिर नागा हिल, जो पहाड़ का इलाका है नागा हिल हो गया, फिर जो बॉर्डर एरिया है आसाम का और म्यांमार का, म्यांमार आपका अलग कंट्री हो गया, पता है ना, नीचे की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो म्यांमार का, आसाम का, इसके बॉर्डर्स पे बहुत सारे लोग जो है नागा ट्राइब के जो लोग है वहां पे बसे हुए थे, सेटल हो चुके थे। तो फिर 1946 में क्या हुआ, कुछ ऐसे एडुकेटेड जो नागा यूथ थे, यानी कि हम जैसे जो यूथ लोग होते हैं ना, जो जवान व्यक्ति होते हैं नागा के, नागालैंड के, तो 1946 में क्या हुआ, उन्होंने अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा उन्होंने एनएनसी, यानी नागा नेशनल काउंसिल। जैसे कि उसने मिजोरम नेशनल फ्रंट एमएनएफ तैयार किया था मिजोरम में, वैसे नागालैंड वाले ने एनएनसी यानी नागा नेशनल काउंसिल, नागालैंड नेशनल काउंसिल जो है वो तैयार किया। किसने? यहाँ पे जो यूथ लोग थे, जो जवान व्यक्ति जो थे नागालैंड के, उन्होंने तैयार किया। एंड बाद में ये जो डिमांड था उनकी तरफ से ये आने लगा कि हमें जो नागालैंड है ना वो एक अलग से स्टेट चाहिए, यानी कि हम जो है अलग से अपना राज्य बनाएंगे, इस प्रकार से डिमांड उनकी तरफ से आने लगा। तो वहां पे जो उनके लीडर थे, जो वो लीडर थे, उनका नाम था अंगामी जापू फिजो। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, अंगामी। ठीक है, यहां पे उनका नाम जो है वो है दोस्तों अनगामी। ठीक है, बहुत अलग स्पेलिंग है, लिख देता हूं पहले मैं, अनगामी, अनगामी। ओके, जापू फिजो, बाप रे बहुत खतरनाक नाम है, जापू फिजो। ठीक है, ये जो व्यक्ति थे वो लीडर थे, किसके? एनसीसी के ये क्या थे? लीडर थे। ठीक है, जैसे वहां पे लाल डेंगा था लीडर, यहां पे कौन है? यहां पे अंगानी जाफू फिजो जो है एनसीसी के लीडर थे और उनकी तरफ से डिमांड आ रहा था। तो 1954 में क्या हुआ कि ये जो एनएनसी है, नागा नेशनल काउंसिल जो है, इन्होंने अनाउंस किया कि हमें जो है इंडिपेंडेंट फेडरेशन जो है लाना है नागालैंड के अंदर। और 1955 में स्किर्मिश होने लगा। स्किर्मिश मतलब लड़ाई लड़ना, यानी कि एक तरीके से लड़ाई लड़े जाने लगा। कहां पे? लोकल नागास के बीच में और सोल्जर के बीच में, जो आसाम के राइफल्स थे, तो उनके बीच में क्या होने लगा? लड़ाई होने लगा। यानी कि कब की बात है ये? 1955 में। तो 1955 में स्कर्मिश होने लगा। स्कर्मिश का मतलब होता है दोस्तों लड़ाई लड़ना, स्कर्मिश होने लगा, स्कर्मिश। तो स्कर्मिश का मतलब होता है लड़ाई होना। तो लड़ाई होने लगा किसके किसके बीच में? नागास के बीच में, नागा के जो लोकल पीपल थे उनके बीच में, और आसामीज यानी राइफल्स के यहां पे होने लगा। और मिलिट्री एक्शन यहां पे लेना पड़ा ताकि ये जो स्कर्मिश है इसको रोका जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो मिलिट्री एक्शन की जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, बाद में बहुत बार डिस्कशन हुआ, सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन टुक्स प्लेस, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो लोग थे और ये जो नागा पीपल थे इनके बीच में क्या होने लगा? बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और एनसीसी के बीच में। यानी कि ये जो एनसीसी था, नेशनल जो काउंसिल था नागा का, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, इनके बीच में क्या होने लगा? डिस्कशन होने लगा। बहुत बार डिस्कशन हुआ, एक के बाद एक बैठक, एक बैठक खत्म हो रहा उसमें डिसीजन नहीं निकला, दूसरी बैठक किया उसमें भी डिसीजन नहीं निकला, तीसरी, ऐसे बहुत बार बैठक करने के बाद एक डिसीजन लिया गया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो नागा है उसको भी क्या बनाया जाएगा? यूनियन टेरिटरी बनाएगा। यानी कि फाइनली ये जो नागालैंड को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी अलग होता है और स्टेट अलग होता है, तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। बाद में क्या किया? नागालैंड को धीरे धीरे, कभी 1 दिसंबर 1963 में, सोचो यार, 1 दिसंबर 1963 में, यानी कि आजादी के लगभग 26 साल बाद, लगभग 26 साल के बाद है ना, तो आजादी के 26 साल के बाद नागालैंड बेचारा क्या बन पाया? फुल स्टेट बन पाया।
मतलब मैं बेचारा नहीं बोलूंगा, उसके पीछे स्टोरी अलग है, लेकिन आप समझ जाओ कि पहले यूनियन टेरिटरी मान लिया गया इंडिया की तरफ से, हम यूनियन टेरिटरी बना देंगे, बाद में उसको स्टेट में बना दिया गया, यानी कि स्टेट के तौर पे उसको दर्जा जो है मिल गया और वो हमारे इंडिया का एक स्टेट बना दिया गया, हमारे इंडिया में शामिल हो गया। क्लियर है दोस्तों यहां पे, एंड ये सब चीजें होने लगी। ओके, अब ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। यहां पे जो हमने पहला पढ़ा मिजोरम, दूसरा था नागालैंड, ये यहां पे क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया किस प्रकार नागालैंड भी हमारे देश का पार्ट बन गया, स्टेट बन गया। अब तीसरा स्टेट यहां पे आ गया जिसका नाम है आसाम। तो आसाम में क्या हुआ था, किस प्रकार वो हमारे इंडिया में शामिल हुआ, ये सब चीज देखेंगे हमारे तीसरे टॉपिक में, जो कि अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, आज टोटल 4 देखना है हम लोग। मिजोरम देख लिया, नागालैंड देख लिया, अब तीसरा जो देखने जा रहे हैं वो है दोस्तों आसाम। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसके पीछे भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ठीक है, ओके, थर्ड वन, क्या नाम बोला मैंने, आसाम। ठीक है, तो आसाम के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 1983 में क्या हुआ था यहां पे, तो बेसिकली यहां पे जो इंटेंस एजिटेशन हो गया था किसके किसके बीच में, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन एंड आसाम गण संग्राम परिषद। बहुत ही डिफिकल्ट नेम है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, मैं शॉर्टकट तरीके से लिखूं, अगर मैं ऑल शॉर्टकट लिखता हूं, ऑल AASU, ठीक है ना, AASU, ठीक है ना शॉर्टकट। आप लोग के पास बुक है तो आप लोग उधर से फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हम लोग ज्यादा लिखाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए मैं रीड कर रहा हूं यहां पे, दैट इज ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से और आसाम गंगाराम परिषद। यहां पे ना बहुत सारे डोमिनेंस जो था आसाम में, क्या हो गया था, बंगाली जो थे, यानी बंगाल बाजू में ही आपको पता है जस्ट सिचुएटेड है, तो बंगाली के एंट्रेंस की वजह से, यानी कि जो बंगाली लोग का डोमिनेंस उसके ऊपर हो गया था, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े गए थे, क्वेश्चंस उठाए गए थे कि यार ये हमारा है, इस पे हमारा राज होना चाहिए या फिर हमारे लोग रहने चाहिए, आप बाहर के कैसे एंटर हो रहे हैं इसके अंदर, ये सब चीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे। यानी बंगाली माइग्रेंट्स, यानी कि जो लोग काम करने के लिए आते थे या फिर कहीं पे भी आते थे, तो उस हिसाब से ये सब चीजें होने लगा। तो वो टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे 1985 में, राजीव गांधी, और सेंट्रल होम मिनिस्टर वो टाइम पे थे शंकर राव चौहान, इन्होंने आसामी लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो के साथ यहां पे मिलके एक तरीके से मीटिंग ली और एक अकॉर्ड यहां पे साइन किया, यानी कि एक तरीके से एग्रीमेंट साइन किया, और उसमें बताया गया, ये डिसाइड किया गया कि जो बांग्लादेशी जो सिटीजन्स थे, जो अलग अलग जगह से आ जाते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल से कनेक्टेड है बांग्लादेश, तो वो घूम फिर के माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो रिफ्यूजीज लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं आसाम में बहुत ज्यादा आ गए थे, तो वो आसाम में से उनको निकालना है, उनको हटाना है। तो इस हिसाब से यहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, और जो यहां पे प्रफुल्ल कुमार मोहंतो जो थे वो टाइम पे जो लीडर थे वहां के, उन्होंने आसाम के जो लीडर थे उनकी सब आपसी सहमति से इन्होंने एग्रीमेंट तैयार किया, और धीरे धीरे क्या किया गया, जो आसाम है उसको फिल्टर करने का काम किया। आसाम को फिल्टर करना यानी कि जो माइग्रेंट्स थे उनको हटाने का जो काम है वो करने लगे, और 1986 में इलेक्शंस करवाया गया आसाम के लेजिस्लेटिव असेंबली में, और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो जो थे उनको यहां पे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, इनको क्या बना दिया गया दोस्तों, सीएम बना दिया गया। ठीक है, इलेक्शंस करवाया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली, आसाम का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसके हिसाब से इलेक्शंस करवा के ये प्रफुल्ल कुमार मोहंतो का यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। एंड धीरे धीरे यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी लोकतंत्र जो है आने लगा, एंड जो बाहर के जो माइग्रेंट्स जो आए थे, बांग्लादेशी हो या फिर बंगाली हो, वो धीरे धीरे वहां से निकल गए, और धीरे धीरे आसाम में क्या एस्टैब्लिश हो गया, पीस एस्टैब्लिश हो गया, यानी कि शांति का माहौल कायम हो गया। जो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते थे, दंगे लड़ाइयां होती थी, वो सब शांत हो गए, और धीरे धीरे आसाम में पीस कायम हो गया, शांति कायम हो गया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चौथा जो हमारा स्टेट है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या चीजें हुई थी, ये सभी चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आखिरी टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, देख लो इसको भी, फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, देख लो इसको भी, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश का क्या हिस्ट्री रहा है। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ लिख देता हूं यहां पे मैं, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री की बात करें तो 1954 में नॉर्मली क्या हुआ था, नेफा जो क्रिएट किया गया था, आपको मैंने बताया था जब मैं मिजोरम पढ़ा रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा तैयार किया गया था। तो 1954 में जो नेफा जो है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो तैयार किया गया था, उसके हिसाब से बात करें तो यहां पे बहुत सारी चीजें जो है चेंज होने लगी थी, और उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसको राइजिंग सन के नाम से जाना जाता था, यानी कि उगता हुआ सूरज। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इलाका है, वहां का जो व्यूज है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही ज्यादा
प्लीजिंग है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश को रीजन ऑफ द राइजिंग सन का क्या क्या कहा जाता था? रीजन ऑफ द राइजिंग सन, ये नाम से फेमस कर दिया गया था नेफा की तरफ से, यानी कि जब बनाया गया था तो उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को बोलते थे रीजन ऑफ द राइजिंग सन। और 20 फरवरी 1987 को यहां पे पूरा का पूरा उसको एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी 20 फरवरी 20 फरवरी को, 20 फरवरी कब? 1987 में। तो आप देख सकते हो ये सब चीज जो मैं डेट वगैरह लिखता हूं, इससे आपको एक चीज अंदाजा लग रहा है कि ये जो स्टेट जो मैंने बताया नागालैंड के बारे में, आसाम के बारे में, इनके बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, यानी कि ये जो स्टेट है वो कितने नए नए बने, यानी कि अगर इनका हिस्ट्री देखा जाए तो सिर्फ 30 साल 40 साल ही पुराने स्टेट है, ठीक है ना। जो बाकी के स्टेट है वो लगभग 100 200 साल पुराने हैं ना, अगर बात किया जाए तो। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं वो कितने नए हैं और कितने नए के फॉर्म में 1987 में बनाया गया, मतलब स्टेट को कंसीडर किया गया हमारे इंडिया में, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितने नए नए चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट बना दिया गया, किसको? अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को। ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखना। और यही पीरियड के दौरान 1960 से लेकर 2000 तक नॉर्थ इंडिया जो था वहां पे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस किया, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया ट्राइबल इलाका माना जाता था, लोग वहां के दबे हुए थे, तो वो धीरे धीरे, अब ये तो बात हो गया, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं 1960 से लेके 2000 आने तक नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी मैंने बात किया, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, जो भी बहुत सारे हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी चीज वो एमर्ज होकर सामने आए, यानी कि एक तरीके से तरक्की करने लगे, डेवलप करने लगे, प्रोग्रेस होने लगा इसमें। और इनमें जो डेमोक्रेसी थी, जो लोकतांत्रिक जो चीजें थी, वो मेच्योर होने लगी, वो डेवलप करने लगी। और इसी एरिया की वजह से पाथ ऑफ प्रोग्रेस हो पाया टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, यानी कि नॉलेज बढ़ने लगा, एजुकेशन लोग स्वीकार करने लगे और हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के सब स्टेट के तौर पे काम करने लगे और ये सभी चीज जो है वो वर्क होने लगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम आपको 4 चीज पढ़ा दिए आज पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, जो मेनली जो 4 आपके सिलेबस में मेंशन था, दैट इज मिजोरम, नागालैंड, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके हिस्ट्री और क्या क्या चीजें हमने देखी, कब ये स्टेट बने, कौन से डेट पे बने, ये सब चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, यहां पे मैं स्टॉप करूंगा आज का लेक्चर को। लेकिन आपके लिए लेक्चर नंबर 3 जो अगला लेक्चर होगा वो भी आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर में अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है। हमें पढ़ना है नक्सलिज्म के बारे में, नक्सलवाद जिसको बोलते हैं, तो नक्सलिज्म हो गया, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बची हुई है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं। आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, हमारा वीडियो कैसा लगा है, प्लीज हमें बताना है। अपनी राय और सजेशन कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। हर चीज हमारे चैनल पे मिल रहा है आपको, चाहे वो साइंस हो पूरा कंप्लीट है, मैथ्स हो पूरा कंप्लीट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस पूरा स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो, इंग्लिश ग्रामर बहुत सारे 25 मोर देन 25 लेक्चर्स प्रेजेंट है पहले से ही, तो हर चीज प्रेजेंट है। आप बस जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जो भी नया बच्चा है जो पहली बार देख रहा है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट आपको यहां पे देखने मिलेंगे, वो भी कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ ही में दोस्तों, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि हम जब भी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहनी चाहिए, इसीलिए फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।